Hello guys, very warm greetings of the day. Today we are going to discuss different questions, numericals on ionization energy. Ionization energy का पहला numerical ये है जो हम whatever we have studied we are going to implement it, execute it for numerical applications. And whatever we have studied that just get revised in next few questions or numericals. These are very good quality questions as far as inorganic chapter periodic property is concerned. Let us enjoy this. दोस्तों चार एलिमेंट दे रखे हैं. There are four elements given A, B, C, D. Their first ionization energy and second ionization energies are given. Identify the element which is inert gas. इन चारों में से कौन सी inert gas है वो आपको identify करना है. Identify the element which is reactive metal and forms monohalide. Monohalide कौन बनाते हैं? First A metals monohalide बनाते हैं as well as first B metal copper AgAu भी monohalide बनाते हैं. जैसे CuCl cuprous chloride और CuCl को Cu2Cl2 भी लिख देते हैं डाइमेरिक फॉर्म में. AgCl ये भी आपका हो गया. AuCl ये हो गया आपका मर्क्यूरस एंड अर्जेंटस क्लोराइड सिल्वर क्लोराइड AgCl. Au+1 is Ors, Au+3 is Auric. रिएक्टिव एलिमेंट तो क्या तो फर्स्ट है या फर्स्ट भी किसी के होंगे मोनोहाइड. रिएक्टिव मेटल विच फॉर्म डाइहैलाइड. डाइहैलाइड क्या तो फर्स्ट बी बनाते हैं या फर्स्ट ए बनाते हैं मेनली, और भी हो सकते हैं. लेकिन रिएक्टिव मेटल मतलब एस ब्लॉक के मेटल्स आर मोर रिएक्टिव एंड एक्टिव मेटल्स कंपैरेटिवली डी ब्लॉक एंड पी ब्लॉक मेटल्स. एंड रिएक्टिव नॉन मेटल मतलब उधर हेलोजन साइड नॉन मेटल्स होते हैं नोबल गैस के इधर. ग्रुप नंबर 15, 16, 17 में अच्छे खासे नॉन मेटल्स होते हैं. एलिमेंट आयनाइजेशन एनर्जी. तो सबसे पहले इनर्ट गैस. इनर्ट गैस की आयनाइजेशन एनर्जी चारों एलिमेंट में इनर्ट गैस की सबसे ज्यादा होगी फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी. और फर्दर आयनाइजेशन एनर्जी तो सबकी बढ़ती चली जाती है इनवेरिएबली. तो इसमें सबसे ज्यादा आयनाइजेशन एनर्जी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हाई आयनाइजेशन एनर्जी किसकी है? ए की. और फर्स्ट के बाद सेकंड और बढ़ रही है. तो फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी हम तुरंत बोलेंगे इनर्ट गैस सिर्फ ए ही हो सकती है इनमें से, और कोई दूसरी इनर्ट गैस नहीं हो सकती. रिएक्टिव एलिमेंट विच फॉर्म मोनोहैलाइड्स. मोनोहैलाइड मतलब जैसे एल्कली मेटल होते हैं. फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी कम होगी. मोनोहैलाइड बनाना है तो +1 ऑक्सीडेशन स्टेट रहेगी. सेकेंड आयनाइजेशन एनर्जी एकदम बढ़ जाएगी. और फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी इधर कम किसकी है? मेटल्स की कम रहेगी. तो 520, 900, 108 में ये तो हो चुका. 520 सबसे कम है. फर्स्ट से सेकंड में सडन जंप हो तो हम बोलेंगे एल्कली मेटल है. फर्स्ट से 520 से 7500, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन निकलने के बाद एल्कली मेटल का NS1 से नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन आ जाता है और फर्स्ट से सेकंड में सडन जंप होता है जबरदस्त. 520 से 7500 यूनिट इंक्रीज हो गया तो ये पक्का एल्कली मेटल है. तो बी इज मोनोहैलाइड बनाने वाला एल्कली मेटल, यानी कि ये बी है. रिएक्टिव मेटल विच फॉर्म डाइहैलाइड. डाइहैलाइड कौन बनाता है? फर्स्ट डाइहैलाइड मतलब दो आयनाइजेशन एनर्जी, जो से तीसरी आयनाइजेशन एनर्जी में सडन जंप होगा तो +2 ऑक्सीडेशन स्टेट रहेगी एल्काइल मेटल की, और वो डाइहैलाइड बनाते हैं. MgCl2 डाइहैलाइड हो गया, CaCl2 डाइहैलाइड हो गया. तो ये एल्कली मेटल से ज्यादा आयनाइजेशन एनर्जी है एल्काइल अर्थ मेटल की. NH2 की ज्यादा होती है और इवन बोरॉन फैमिली से भी ज्यादा होती है. तो 900 ये हो गया 1670. फर्स्ट से सेकंड बढ़ा पर कुछ बहुत ही ज्यादा बढ़ा हो ऐसा नहीं है. तो 900 760 ये हो गया. एक मेटल बचा है और एक रिएक्टिव नॉन मेटल बचा है. बताओ नॉन मेटल कौन सा होगा? C और D में से कौन सा मेटल कौन सा नॉन मेटल? इसकी आयनाइजेशन एनर्जी ज्यादा है तो नॉन मेटल की आयनाइजेशन एनर्जी ज्यादा होती है, मेटल की आयनाइजेशन एनर्जी कम है. अगर ये थर्ड आयनाइजेशन एनर्जी और दी हुई होती तो इससे थर्ड में सडन चेंज होता है एल्काइल अर्थ मेटल में. तो दिस इज, देखो यहाँ पर फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी ये हो गया C डाइहैलाइड बनाने वाला, और रिएक्टिव नॉन मेटल तो एक बच गया D. नॉन मेटल की आयनाइजेशन एनर्जी रिलेटिवली ज्यादा होती है. तो नोबल गैस के बाद नॉन मेटल की आयनाइजेशन एनर्जी और मेटल की आयनाइजेशन एनर्जी कम. देखो फर्स्ट ये एल्कली मेटल हो गया,
फर्स्ट ए, और ये एल्कलाइन अर्थ मेटल हो गया। बताओ फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी किसकी ज्यादा है? एल्कलाइन अर्थ मेटल की। सेकंड आयनाइजेशन एनर्जी किसकी ज्यादा है? एल्कली मेटल की। और ये बात होती है तो आप लोग समझ गए सबसे ज्यादा आयनाइजेशन एनर्जी है, और बाद में तो बढ़ती चली जाएगी सभी की। I1 से सभी की I2 ज्यादा होती है, I2 से I3 की ज्यादा होती है। कौन सी ऑक्सीडेशन स्टेट स्टेबल होगी, +1 +2 +3, वो डिपेंड करता है I1 से I2 कितना बढ़ा, I2 से I3 कितना बढ़ा। जब बहुत ज्यादा सडन राइज हो जाता है तो लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट स्टेबल होती है हायर के कंपैरिजन में, आयनाइजेशन एनर्जी सडन बढ़ जाती है। तो दोस्तों एक और चीज हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। यहां पर एल्कली मेटल और एल्कलाइन अर्थ मेटल का फर्स्ट और सेकंड आयनाइजेशन एनर्जी कंपेयर कर लेते हैं। फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी फर्स्ट ए मेटल और सेकंड ए मेटल, एंड सेकंड आयनाइजेशन एनर्जी फर्स्ट ए मेटल की एंड सेकंड ए मेटल की। फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी, सेकंड आयनाइजेशन एनर्जी सेम पीरियड के लिए है, ये सेम पीरियड के एलिमेंट होने चाहिए। जैसे ये सोडियम है फर्स्ट ए का, तो मैग्नीशियम सेम पीरियड का। ये लिथियम है तो ये बेरिलियम है, राइट। तो फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी एल्कलाइन अर्थ मेटल की ज्यादा होती है और सेकंड आयनाइजेशन एनर्जी एल्कली मेटल की ज्यादा होती है। रीजन इज वेरी सिंपल। बताओ नोबल गैस फर्स्ट ए मेटल का क्या रहेगा? नोबल गैस NS1, और सेकंड ए मेटल का क्या रहेगा? नोबल गैस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन NS2। पहली आयनाइजेशन एनर्जी अगर हम कर दें I1 तो इससे रहेगा, और I2 में किससे इलेक्ट्रॉन निकालेंगे? यहां नोबल गैस से निकालेंगे, और ये नोबल गैस NS1 से निकालेंगे। तो इसमें आयनाइजेशन एनर्जी किसकी ज्यादा रहेगी? इसकी। और ये नोबल गैस आ गया तो यहाँ पर आयनाइजेशन एनर्जी किसकी ज्यादा रहेगी? एल्कली मेटल की। तो अलोंग द पीरियड अगर हम एल्कली एल्काइन मेटल की आयनाइजेशन एनर्जी कंपेयर करें तो फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी एल्कली मेटल की ज्यादा होती है, और सभी पीरियड में सेकंड आयनाइजेशन एनर्जी एल्कली मेटल की ज्यादा होती है, फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी एल्कलाइन अर्थ मेटल की ज्यादा होती है। तो ये एक इंपॉर्टेंट पीस ऑफ इंफॉर्मेशन है, जस्ट कीप इन माइंड, दिस इज वेरी यूजफुल व्हाइल डूइंग द क्वेश्चंस। एस ब्लॉक में भी आप लोग ये पढ़ोगे। एल्कली और एल्काइन अर्थ मेटल एस ब्लॉक के हैं। बेरिलियम को एल्काइन अर्थ मेटल नहीं बोला जाता है क्योंकि उसके ऑक्साइड हाइड्रोक्साइड एम्फोटेरिक होते हैं। एम्फोटेरिक वो होते हैं जो एसिड बेस दोनों के साथ रिएक्शन कर जाएं। एसिडिक वो होते हैं जो बेस के साथ रिएक्शन कर जाएं। बेसिक वो होते हैं जो एसिडिक के साथ रिएक्शन कर जाएं। और वो ऑक्साइड हाइड्रोक्साइड जो एसिड बेस दोनों के साथ रिएक्शन नहीं करें उसको हम न्यूट्रल ऑक्साइड बोलते हैं। न्यूट्रल ऑक्साइड या न्यूट्रल हाइड्रोक्साइड बोलते हैं। So this is some add-on information that we need to know while doing the questions. Guys and girls, let us move to second. देखो एल्यूमिनियम का which is most stable oxidation state of aluminium, ये क्वेश्चन पूछा है। I1, I2, I3, I4 एल्यूमिनियम की दे रखी है। I1 की वैल्यू ये सब किलोजूल पर मोल में है तो 577 किलोजूल पर मोल हो गई। ये 190 तो कितने का इंक्रीज हो गया? IE2 माइनस IE1 इज 1218 किलोजूल पर मोल में है, ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट में नहीं है। मैंने क्या बताया था, अगर दो सक्सेसिव आयनाइजेशन एनर्जी का डिफरेंस 15 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के लगभग है तो कोई बात नहीं, हायर ऑक्सीडेशन स्टेट स्टेबल रहेगी लोअर से। अगर ज्यादा है 15 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से तो हम बोलेंगे लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट स्टेबल रहेगी। एस और पी ब्लॉक के एलिमेंट के लिए आप ऐसे देखोगे, पर वो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में नहीं दे रखा है, यहाँ किलोजूल पर मोल में दे रखा है। तो आप लोगों को याद है 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट कितना होता है? 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम इज 96 या 96.4 किलोजूल पर मोल, 23.1 किलोकेल पर मोल। तो 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम 96 किलोजूल पर मोल, तो 15 इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम 1450 के लगभग हो गया। कितना हो गया? 1500 किलोजूल मान लो, रफली 1500 किलोजूल मान लो। ये रिलेशन आपको याद होना चाहिए, ऊपर वाला तो नीचे वाला तो अपने आप आ जाएगा। तो 1500 किलोजूल से काफी ज्यादा डिफरेंस है तो हम बोलेंगे
उतना है या उससे कम है तो हम बोलेंगे लो हायर ऑक्सीडेशन स्टेट स्टेबल है, और सक्सेसिव आयनाइजेशन एनर्जी का उससे ज्यादा डिफरेंस है कहीं तो लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट ज्यादा स्टेबल होगी। देखो फर्स्ट और सेकंड के बीच में इतना है, दैट इज 1500 से कम है, तो सेकंड इज मोर स्टेबल देन फर्स्ट। सेकंड और थर्ड की बात करेंगे, आगे तक बढ़ते चले जाएंगे। यहां पर 900 है, IE3 माइनस IE2, तो 900 है मतलब +3 ऑक्सीडेशन स्टेट ज्यादा स्टेबल है। IE3 और IO4 में डिफरेंस है अराउंड 9000 किलो जूल पर मोल, यानी कि इससे कहीं ज्यादा। तो यानी कि इस बार लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट +1 +2 एंड +3, और इधर हो जाएगा तो +4 हो जाएगा। कौन ज्यादा स्टेबल है +3 +4 में? +3, क्योंकि इधर से इधर जाते हैं तो बहुत ज्यादा आयनाइजेशन एनर्जी बढ़ रही है। ये डिफरेंस है, आप देख सकते हो। या सिंपल आप ऐसे देखें, बिल्कुल भी ऐसे तो ऑक्सीडेशन स्टेट व्हाट इज द आंसर फॉर इट? +3। या फिर सिंपल लॉजिक से देखें, ग्रुप नंबर भी आप बता सकते हो। एल्यूमिनियम का ग्रुप नंबर 13 होता है, तो 3 आयनाइजेशन एनर्जी कम होंगी। ग्रुप नंबर 13 का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है? NH2 NP1, और उससे पहले आपका एल्यूमिनियम का नियोन आ जाता है 10 इलेक्ट्रॉन, और ये हो जाएगा 3s2 3p1 एल्यूमिनियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो पहले IE1 से IE2 बढ़ेगा अच्छा खासा, ये 600 to 2000 हो गया, 1400 का 1300 का इंक्रीज नियर अबाउट 12 एग्जैक्टली ये हो गया 1218 किलो जूल पर मोल। फिर IE2 से IE3 बढ़ेगा, ये 900। फर्स्ट से सेकंड ज्यादा बढ़ेगा क्योंकि ये NH2 से निकल रहा है, पेनिट्रेशन पावर इसकी ज्यादा होती है। फिर सेकंड और थर्ड में बहुत ज्यादा चेंज नहीं होना चाहिए, लेकिन थर्ड और फोर्थ में, फोर्थ इलेक्ट्रॉन नोबल गैस से निकलेगा नियोन इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, तो एकदम सडनली बढ़ेगी। तो फर्स्ट से सेकंड बढ़ा, अच्छा बढ़ा, सेकंड से थर्ड भी बढ़ा, थर्ड से फोर्थ बहुत सडन जंप हुआ, तो ये तो ग्रुप 13 की ही खासियत है। तो आप बोल दोगे कि ग्रुप 13 का +3 ऑक्सीडेशन स्टेट इज मोस्ट कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ ग्रुप 13। आप उस तरह भी बोल सकते हो और इस डिफरेंस से भी बोल सकते हो, जो मैंने S और P ब्लॉक एलिमेंट के लिए आप लोगों को बताया था। क्या बताया था? IN माइनस IN-1 का अगर डिफरेंस 15 इलेक्ट्रॉन वोल्ट यानी कि 1450 किलो जूल पर मोल के नियर अबाउट रहता है, तो हम बोलेंगे कि हायर ऑक्सीडेशन स्टेट ज्यादा स्टेबल है। अगर ये डिफरेंस इससे काफी बड़ा होता है तो हम बोलेंगे कि लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट स्टेबल है। तो ये S और P ब्लॉक के लिए जो मैंने रूल बताया था, जस्ट उसी रूल का है, कैसे भी आप देख सकते हैं। तो जो 15 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है उसी को ही किलो जूल पर मोल में कन्वर्ट करेंगे, तो दैट इज 1450 किलो जूल पर मोल, नियर अबाउट 1500 किलो जूल पर मोल लेकर चल सकते हो। अब आपको बताना है कि किसकी आयनाइजेशन एनर्जी ज्यादा है, बेरिलियम +1 की या मैग्नीशियम +2 की, आयोडीन की या आयोडीन -1 की। देखो बेरिलियम +1 मैग्नीशियम, बेरिलियम +1 का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, बेरिलियम का कितना है? हीलियम और 3s2 हो गया, और मैग्नीशियम का कितना हो जाएगा? नियोन, ये 2s2 हो गया, सॉरी, और ये हो गया नियोन 3s2, ये हो गया। बेरिलियम +1 क्या हो जाएगा दोस्तों? हीलियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, s1 हो गया, और ये हो गया आपका नियोन। इसको +2 है एक्चुअल में क्वेश्चन में, तो ये हो गया इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हीलियम का, और ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या हो गया? मैग्नीशियम +2 का, हीलियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो हीलियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन तो सब ज्यादा रखता है, तो आयनाइजेशन एनर्जी किसकी ज्यादा हो गई? इसकी। और वैसे बेरिलियम +1 रखते और मैग्नीशियम +2 तो फिर S हो जाता, तो ये दोनों नोबल गैस हो गई, तो यू कैन कंपेयर इजीली। I और I-1, इसमें एक्चुअली इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी का यूज होगा, अभी इसको हम लोग छोड़ देते हैं। वैसे इसका ऑर्डर ये रहेगा आयनाइजेशन एनर्जी का,
वी विल डिस्कस इट जब इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी I से I-1 इलेक्ट्रॉन गेन होगा तो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी की हम लोग बात करेंगे और देन वी विल डिस्कस। इसकी आयनाइजेशन एनर्जी आपकी 295 किलोजूल पर मोल होती है और इसकी आयनाइजेशन एनर्जी 1008 किलोजूल पर मोल होती है। ये दैट वी विल स्टडी लेटर ऑन, पर ऊपर वाला एग्जांपल आपको समझ में आ जाना चाहिए राइट नाउ, दैट्स ऑल, नथिंग मोर। नेक्स्ट क्वेश्चन, लिथियम से लिथियम +3 तो 3 इलेक्ट्रॉन निकल गए लिथियम के, तो फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी, सेकंड आयनाइजेशन एनर्जी और थर्ड आयनाइजेशन एनर्जी का समेशन है ये डेल्टा H 1.96 10⁴ किलोजूल पर मोल। किलोजूल पर मोल मतलब 1 मोल ऑफ लिथियम के लिए इतनी एनर्जी निकलेगी जब तीनों आयोनाइजेशन हो जाएंगे, फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड। तो ये फर्स्ट सेकंड थर्ड तीनों आयोनाइजेशन एनर्जी का समेशन है। इतना आप तुरंत इंटरप्रेट कर लोगे, दिस इज IE1 ऑफ लिथियम प्लस IE2 ऑफ लिथियम प्लस IE3 ऑफ लिथियम। ये तो वैल्यू ये है, ये फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी है IE1, इसकी वैल्यू दे रखी है, IE1 की वैल्यू दे रखी है दिस। तो एक रिलेशन तो हम लोग जानते हैं, डेल्टा H इज इक्वल टू IE1 प्लस IE2 प्लस IE3। इसकी वैल्यू दे रखी है 540 किलोजूल पर मोल। इसकी वैल्यू भी हमें पता है 1.96 10⁴ किलोजूल पर मोल, सब किलोजूल पर मोल में है। ये पूछी है, आंसर ये है इसका, और डेल्टा S3 पूछी है। अब देखो इसमें कितने इलेक्ट्रॉन है, लिथियम में 3 इलेक्ट्रॉन, लिथियम +1 में 2 इलेक्ट्रॉन और लिथियम +2 में 1 इलेक्ट्रॉन। अब इसके लिए एटॉमिक स्ट्रक्चर का बोस मॉडल का एक रिलेशन यूज करना पड़ेगा। बोस मॉडल ऑफ एटम, Bohr's model of atom is only for one electron species. Bohr's model of atom सिर्फ 1 इलेक्ट्रॉन स्पीसीज के लिए है, तो Bohr's मॉडल के जितने भी फॉर्मूलाज होंगे वो 1 इलेक्ट्रॉन स्पीसीज के लिए होंगे, दैट वी विल स्टडी इन एटॉमिक स्ट्रक्चर। तो 1 इलेक्ट्रॉन स्पीसीज क्या होते हैं, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, सोडियम। बताओ हाइड्रोजन में 1 इलेक्ट्रॉन है तो 1 इलेक्ट्रॉन स्पीसीज होगी, हीलियम में 2 इलेक्ट्रॉन है, 1 इलेक्ट्रॉन निकल गया तो ये भी 1 इलेक्ट्रॉन स्पीसीज होगी। लिथियम में 3 इलेक्ट्रॉन है, 2 निकल गए तो ये भी 1 इलेक्ट्रॉन स्पीसीज होगी। बेरिलियम में 4 इलेक्ट्रॉन है, 3 निकल गए तो ये भी 1 इलेक्ट्रॉन स्पीसीज होगी। बोरॉन में 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 4 निकल गए तो ये भी 1 इलेक्ट्रॉन स्पीसीज होगी। कार्बन में 6 इलेक्ट्रॉन है, 5 निकल गए तो ये भी 1 इलेक्ट्रॉन स्पीसीज। सोडियम में 11 इलेक्ट्रॉन है, 10 इलेक्ट्रॉन निकल गए तो ये भी 1 इलेक्ट्रॉन स्पीसीज। तो बोह्स मॉडल इज एप्लीकेबल फॉर 1 इलेक्ट्रॉन। इसको हाइड्रोजन बोलते हैं और इनको हम हाइड्रोजन लाइक स्पीसीज बोलते हैं, बिकॉज लाइक हाइड्रोजन दीज आर आल्सो हैविंग 1 इलेक्ट्रॉन। तो ये सब 1 इलेक्ट्रॉन स्पीसीज हैं, ऑल ऑफ दीज आर 1 इलेक्ट्रॉन स्पीसीज। तो लिथियम +2 क्या है, 1 इलेक्ट्रॉन स्पीसीज। लिथियम +2 इज 1 इलेक्ट्रॉन स्पीसीज। तो बोह्स मॉडल में जो फॉर्मूला होता है आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन स्पीसीज, वो फॉर्मूला होता है 21.8 10⁻⁻19 Z²/n² किलोजूल पर एटम, और यहां पे पर आयन हो जाएगा। एक आयन को आयनाइज करने के लिए Z क्या है, एटॉमिक नंबर, इसका Z1 है एटॉमिक नंबर, हीलियम का 2 है, लिथियम का 3 है, बेरिलियम का 4, बोरोन का 5, इसका 6 और इसका 11। तो इसका एटॉमिक नंबर कितना हो गया, 3, तो Z² की जगह हो जाएगा 3²। ये फॉर्मूला आप यूज करें फ्रॉम बोह्स मॉडल। ये फॉर्मूला आपको दे रखा है 1 इलेक्ट्रॉन स्पीसीज के लिए, जस्ट कंसीडर दिस इज गिवन, क्योंकि बोह्स मॉडल आपने अभी नहीं पढ़ा है।
तो ये तो एक आयन के लिए है, किसके लिए है? एक लिथियम +2 आयन के लिए है। लिथियम +1 के लिए नहीं लगा सकते क्योंकि लिथियम +1 में 2 इलेक्ट्रॉन है और बोस मॉडल का फॉर्मूला सिर्फ 1 इलेक्ट्रॉन स्पीशीज के लिए ही अप्लीकेबल है। तो ये हो जाएगा किलोजूल में, ये वैल्यू है। तो क्या हो जाएगा? आयनाइजेशन एनर्जी 1 ऑफ लिथियम +2 और इसी को बोल सकता हूं आयनाइजेशन एनर्जी 3 ऑफ लिथियम। एक ही बात है, बोथ आर सेम। इसकी वैल्यू हो जाएगी 21.8 10⁻⁻⁻⁹ Z² कितना हो गया लिथियम का? 3²। और हरदम कहां से आयनाइजेशन में इलेक्ट्रॉन को कहां से ले जाते हैं? आयनाइजेशन प्रोसेस में इलेक्ट्रॉन को हरदम ग्राउंड स्टेट से इंफिनिटी ले जाते हैं। हमने डेफिनेशन में डिस्कस किया था, वही पॉइंट डेफिनेशन यूज होगी। तो 1 इलेक्ट्रॉन है तो ग्राउंड स्टेट क्या हो गई? ग्राउंड स्टेट हो गई n = 1, यानी कि ऑर्बिट नंबर 1। तो n ऑर्बिट नंबर है, ये एटॉमिक नंबर है, तो ये 1 हो गया। ये तो क्या हो गया? किलोजूल पर लिथियम डाइपॉजिटिव आयन। पर ये क्या है? सब किलोजूल पर मोल, किलोजूल पर मोल। आंसर भी किलोजूल पर मोल में है, इसका आंसर भी किलोजूल पर मोल में देना है। तो ये पर हो गया। तो किलोजूल पर आयन में किलोजूल को पर मोल ऑफ आयन में कन्वर्ट कर रहा है। तो एक आयन की 3 आयनाइजेशन एनर्जी है, तो 1 मोल ऑफ आयन की मतलब मल्टीप्लाइड बाई एवोगैड्रो नंबर करना पड़ेगा। 10⁻⁻⁹ ये हो गया आपका 9/1 और ये हो गया एवोगैड्रो नंबर। अब हो गया किलोजूल पर मोल ऑफ आयन, ये भी किलोजूल पर मोल में हो गया। ये हो गया इससे कैलकुलेशन से आपकी वैल्यू आ जाएगी 21.8 10⁻⁻⁹ मल्टीप्लाइड बाई 9 मल्टीप्लाइड बाई 6 मल्टीप्लाइड 10⁻23 किलोजूल पर मोल। इससे वैल्यू आ जाएगी क्या आपकी? Ie3 ऑफ लिथियम। तो ये वैल्यू यहां पर पुट कर दोगे Ie3, तो ये आ गया Ie3 बोस मॉडल से। तो ये तो अपने आप ही आ जाएगा, ये पता है, ये पता है, ये बोस मॉडल के फॉर्मूला से आ गया, तो ये अपने आप आ जाएगा। दैट्स ऑल। फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी दे रखी है लिथियम की, सेकंड आयनाइजेशन एनर्जी, थर्ड आयनाइजेशन एनर्जी पूछे हैं और तीनों आयनाइजेशन एनर्जी का समीशन। 3 इलेक्ट्रॉन निकले मतलब 3 आयनाइजेशन एनर्जी है। एक इलेक्ट्रॉन निकला मतलब कोई भी आयनाइजेशन एनर्जी है, फर्स्ट सेकंड थर्ड। ये फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ लिथियम, ये सेकंड आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ लिथियम, ये थर्ड आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ लिथियम एटम। आप लोग समझते हो कौन सी आयनाइजेशन एनर्जी किसको बोलते हैं। अब बस एक चीज का ध्यान रखना, बोस मॉडल ऑफ एटम के लिए 1 इलेक्ट्रॉन स्पीशीज का फॉर्मूला ये होता है, ये हम एटॉमिक स्ट्रक्चर में पढ़ेंगे। तो फिलहाल ये फॉर्मूला आपको दिया हुआ है 1 इलेक्ट्रॉन स्पीशीज का। दैट्स ऑल। ये मान लो Z एटॉमिक नंबर और N ऑर्बिट नंबर है। इलेक्ट्रॉन को कहां से ले जाते हैं? आयनाइजेशन एनर्जी का फॉर्मूला डायरेक्टली यही ले लो आप, Z²। दिस इज द फॉर्मूला ऑफ आयनाइजेशन एनर्जी। दैट्स ऑल। ये फॉर्मूला आपको दे रखा है Z², अब आप कर सकते हो, ठीक है। बाकी बोस मॉडल ऑफ एटम में पढ़ेंगे, फिलहाल ये फॉर्मूला यूज करें। यू कैन डू द न्यूमेरिकल। तो दोस्तों कौन सी आयनाइजेशन एनर्जी है ये आपको थोड़ा सा समझना होगा। दैट्स ऑल, रेस्ट एवरीथिंग इज सिंपल। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, न्यूमेरिकल नंबर 5 आपको बताना है। इधर न्यूमेरिकल नंबर 5 में आपको बताना है Ie1 Ie2 ऑफ मैग्नीशियम आर 740 एंड 1450 किलोजूल पर मोल। 1 ग्राम ऑफ मैग्नीशियम गैसियस एटम्स एब्जॉर्ब 50 किलोजूल ऑफ एनर्जी। तो कुछ मैग्नीशियम +1 में अटक गए होंगे, कुछ मैग्नीशियम +2 तक चले गए होंगे। एनर्जी एंडोथर्मिक प्रोसेस होती है आयनाइजेशन। तो किसी में एक इलेक्ट्रॉन आयनाइज होगा तो Mg+1 बन जाएगी, किसी में दूसरा भी चला गया होगा तो Mg+2।
आपको बताना है कि फाइनली मैग्नीशियम कितने परसेंटेज ऑफ मैग्नीशियम +1 में है, कितने परसेंटेज ऑफ मैग्नीशियम +2 में है। दीज आर योर आंसर्स। अब देखो, मैग्नीशियम गैसियस से मैग्नीशियम +1 इलेक्ट्रॉन, मैग्नीशियम +1 से मैग्नीशियम +2 गैसियस +1 इलेक्ट्रॉन। ये क्या है? फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी। ये क्या है? सेकेंड आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ मैग्नीशियम। दिस इज वैल्यू 740 kilojule per mole and this value is 1450 kilojule per mole। मैग्नीशियम, ये सेकेंड आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ मैग्नीशियम है और फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ मैग्नीशियम +1 है। ये भी हम सोच सकते हैं इजीली। अगर दोनों को हम ऐड कर दें तो दोस्तों मैग्नीशियम का 1 मोल 1 मोल 1 मोल कोफिशिएंट मोल को बताते हैं। ये इससे उड़ जाएगा मैग्नीशियम +1 मैग्नीशियम +1 ऐड करते टाइम। मैग्नीशियम +2 बन जाएगा और एक 2 इलेक्ट्रॉन हो गए। ये क्या हो जाएगा? टोटल आयनाइजेशन एनर्जी दैट इज IE1 प्लस IE2 ऑफ मैग्नीशियम इज, इन दोनों का समेशन कर दूंगा तो दैट इज 12190 किलोजूल पर मोल। पर मोल का मतलब 1 मोल ऑफ मैग्नीशियम को मैग्नीशियम +1 में ले जाते हैं तो 740 किलोजूल लगता है। 1 मोल ऑफ मैग्नीशियम +2 को +1 को 1 मोल ऑफ मैग्नीशियम +3 में ले जाते हैं तो 1 मोल मैग्नीशियम +1 को +2 में ले जाते हैं तो 1450। इसमें 1 मोल किसके? इसके 1 मोल मैग्नीशियम को मैग्नीशियम +2 में ले जाते हैं बाय लूजिंग 2 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन तो 12190 किलोजूल एनर्जी खर्च होती है। इट इज क्वाइट, यहाँ पे ये पॉजिटिव है सारी वैल्यू, तो मतलब ऑल ऑफ दीज आर एंडोथर्मिक प्रोसेस, सब आयनाइजेशन वाली प्रोसेस है। अच्छा, अगर मैग्नीशियम से मैग्नीशियम +2 में जाएगा तो 1 मोल मैग्नीशियम को इतनी एनर्जी लेनी पड़ेगी। अगर मैग्नीशियम से मैग्नीशियम +1 में जाएगा तो इतनी एनर्जी खर्च होगी 740। 1 ग्राम ऑफ मैग्नीशियम वेपर लिए स्टार्टिंग में, 1 ग्राम ऑफ मैग्नीशियम वेपर लिए स्टार्टिंग में, तो मोल ऑफ मैग्नीशियम स्टार्टिंग में W/M 1 ग्राम, जो एटॉमिक मास कितना होता है 1/24। अब देखो 50 किलोजूल कुल मिलाकर एनर्जी मैग्नीशियम एटम 1/24 मोल को दी, तो कुछ मैग्नीशियम +1 में कुछ मैग्नीशियम +2 में। इंपॉर्टेंट पॉइंट, ये ऐसा नहीं है कुछ +1 और कुछ +2 में हो जाएंगे ऐसे रैंडमली, सबको कंसीडर करना है। सबका पहला इलेक्ट्रॉन निकलेगा, फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी 1/24 मोल सबके लिए खर्च होगी। सेकेंड आयनाइजेशन एनर्जी अगर सफिशिएंट है तो सभी के सभी मोल Mg+1 के Mg+2 में भी कन्वर्ट हो जाएंगे। अगर सेकेंड आयनाइजेशन एनर्जी के लिए पूरी एनर्जी अवेलेबल नहीं है सेकेंड आयनाइजेशन के लिए, तो कुछ मैग्नीशियम +2 में कन्वर्ट हो जाएंगे और कुछ मैग्नीशियम +1 में ही रहेंगे। तो देखो 50 किलोजूल एनर्जी ली, 740 किलोजूल किसके लिए है? 740 किलोजूल है 1 मोल मैग्नीशियम का +1 पहला इलेक्ट्रॉन ले जाने के लिए 740 1 मोल के लिए, तो 1/24 मोल को ले जाना है तो कितनी एनर्जी खर्च हो गई +1 तक ले जाने में? +1 तक ले जाने में 1 मोल के लिए 740, तो 1/24 मोल के लिए कितना हो गया? तो इट इज नियर अबाउट, हम बोले तो 30.30 से ज्यादा किलोजूल पर मोल हो गई। हमारे पास इतनी एनर्जी 30.30 के अराउंड किलोजूल एनर्जी है, एग्जैक्ट तो कैलकुलेशन से पता चल जाएगी, अप्रोक्सीमेटली बोला है। इतनी एनर्जी हमारे पास है तो सारे मैग्नीशियम +1 में कन्वर्ट हो जाएंगे। लेकिन सारे के सारे मैग्नीशियम +2 में कन्वर्ट कब होंगे? जब
1 मोल मैग्नीशियम +1 को एनर्जी चाहिए 1450। 30 तो यहां खर्च हो चुकी। अब सेकंड आयनाइजेशन कर रहे हैं, सेकंड +1 से +2 जाने में मैग्नीशियम को 1 मोल मैग्नीशियम +1 को 1450 चाहिए, पर आपके पास टोटल 1/24 है, तो ये नियर अबाउट 60 हो गई। तो 30 + 60 90 किलोजूल के अराउंड एनर्जी होगी। एग्जैक्ट कैलकुलेशन से हम पता लगा लेंगे। तो सारे के सारे मैग्नीशियम +2 में चले जाएंगे। हमारे पास तो 50 किलोजूल एनर्जी ही मिली है मैग्नीशियम को, 1/24 मैग्नीशियम को, 1/24 मोल मैग्नीशियम को। 30 तो मैग्नीशियम +1 में, यानी कि सारे के सारे 50 में से 30 किलोजूल तो एनर्जी यूज होगी। सब के सब मैग्नीशियम +1 में, तो आगे इसमें दो राय नहीं है। अब 60 के अराउंड और चाहिए किलोजूल, ताकि सारे के सारे मैग्नीशियम +2 में चले जाएं। टोटल 50 किलोजूल प्रोवाइड हुई है मैग्नीशियम वेपर्स को, मैग्नीशियम गैसियस एटम को। 30 खर्च हो गई, तो 20 ही बची। 60 तो अवेलेबल है नहीं, तो यानी कि सारे के सारे मैग्नीशियम +1 मैग्नीशियम +2 में कन्वर्ट नहीं होने वाले। तो 1 ग्राम में से कुछ ग्राम मैग्नीशियम +1 में ही रह जाएगा और कुछ ग्राम मैग्नीशियम +2 में चला जाएगा। इस कंक्लूजन पे हम लोग पहुंच चुके हैं। मैं रिपीट करता हूं, अगर सारे 1/24 मोल सोडियम वेपर के, मैग्नीशियम वेपर के लिए कुल मिलाकर, तो सभी के सभी मैग्नीशियम से मैग्नीशियम +2 कन्वर्ट होंगे, तो 1 मोल के लिए इतनी एनर्जी चाहिए। तो 1/24 मोल के लिए नियर अबाउट 30 से ज्यादा, यानी कि नियर अबाउट 30 किलोजूल एनर्जी चाहिए। टोटल 50 किलोजूल एनर्जी सारे मैग्नीशियम वेपर्स और गैसियस एटम के पास है। अब सभी मैग्नीशियम +1 को मैग्नीशियम +2 में कन्वर्ट करेंगे तो कितनी एनर्जी और चाहिए? 1 मोल के लिए 1450, तो 1/24 मोल मैग्नीशियम +1 अवेलेबल हो गए 1 इलेक्ट्रॉन लूज करने के बाद, तो अराउंड 60 किलोजूल और चाहिए। तो 30 + 60 90 के अराउंड जो एग्जैक्ट कैलकुलेशन से आएगी, जो भी किलोजूल है 90 के अराउंड उतनी एनर्जी मिल गई, तो हमारा काम मैग्नीशियम का मैग्नीशियम +2 में कन्वर्ट करने का सक्सेसफुली हो जाएगा। लेकिन टोटल 50 है, तो 30 यहां खर्च हो गई और 20 किलोजूल बच गई, तो 60 चाहिए सबको कन्वर्ट करने के लिए। तो यानी क्या होगा, कुछ मैग्नीशियम +1 +2 में कन्वर्ट हो जाएंगे और बाकी मैग्नीशियम +1 में ही रहेंगे। यानी कि कहने का मतलब ये है 1/24 मोल जो है, टोटल 1 ग्राम है ये ना, 1 ग्राम, तो x ग्राम हो गया x/24 मोल, x ग्राम ये और 1 - x ग्राम इधर हो जाएंगे। x ग्राम मैग्नीशियम +1 में जाएगा इसमें, और 1 - x ग्राम मैग्नीशियम +2 में जाएगा। इन दोनों में से कुछ एटम +1 में जाएंगे, कुछ +2 में जाएंगे। तो टोटल कितने मैग्नीशियम एटम हो गए? 1 - /24 मोल, x/24, x ग्राम इधर गया तो x/24 मोल +1 में गया, और 1 मोल से 1 मोल बने, x/24 मोल बनेंगे, और 1 - x/24 से इतने मोल बनेंगे इसके। ठीक है, गुड क्वेश्चन। तो कुछ x/24 मोल इसमें कन्वर्ट होंगे और 1 - x/24 मोल Mg+2 तक चले जाएंगे। x ग्राम चला गया +1 में और 1 - x ग्राम मैग्नीशियम चला गया +2 में, क्योंकि टोटल 1 ग्राम था, तो x ग्राम इसमें चला गया, तो 1 - x इसके लिए बचा। क्या होगा, इतने मोल चले गए, पर मोल एनर्जी इतनी चाहिए, तो इसमें जो एनर्जी खर्च हुई प्लस इसमें जो एनर्जी खर्च हुई, टोटल समेशन 50 किलोजूल होगा, क्योंकि टोटल एनर्जी 50 किलोजूल ही है। तो इसमें 1 मोल के लिए 740 किलोजूल है, पर x/24 मोल है, तो टोटल एनर्जी इस प्रोसेस में x ग्राम के लिए इतनी खर्च हुई। बताओ 1 मोल के लिए कितनी चाहिए? इतना किलोजूल, पर कितना मोल है आपके पास? इतना मोल है, तो इसमें एनर्जी x ग्राम को इतनी खर्च हुई, 1 - x ग्राम को इतनी एनर्जी खर्च हुई, +1 और +2 में जाने के लिए रिस्पेक्टिवली टोटल एनर्जी कितनी कंज्यूम हुई, वो ये है। तो यहां से x की वैल्यू निकालोगे बच्चों, x की वैल्यू निकालोगे तो आपकी x की वैल्यू 0.68 ग्राम आ जाएगी।
और 1 माइनस एक्स की वैल्यू आ जाएगी 0.32 ग्राम। ठीक है, तो कितने मोल हो गए ये 0.68 बाई 24 मोल mg प्लस 1 के आ गए और 0.32 डिवाइड बाई 24 मोल mg प्लस 2 के आ गए। ठीक है, mg प्लस 1 के और mg प्लस 2 के आ गए। तो क्या हुआ, परसेंटेज ऑफ mg प्लस 1 कितना हो गया, कितने हैं mg प्लस 1 के, इतने मोल, डिवाइड बाई टोटल मोल कितने हैं, mg प्लस 1 और mg प्लस 2 दो चीज प्रेजेंट हैं, बाद में मल्टीप्लाइड बाई 100, तो ये कितना आ गया आपका 68% आ गया। तो mg प्लस 2 का परसेंटेज बस दो ही है, प्लस 1 mg और प्लस 2 mg, अपने आप 32% आ जाएगा। हेंस द आंसर इज 68% एंड 32%। गुड क्वेश्चन, वेरी गुड क्वेश्चन। This question is also there in assignment of yours, जो आपको IITS Perm का असाइनमेंट मिला है, that assignment is there। तो उस असाइनमेंट में आपको ये न्यूमेरिकल है, both numericals are there in fact, जो अभी हमने किए हैं। Good quality question, that's why I taken as classroom example। कुछ और न्यूमेरिकल हम लोग कर लेते हैं बच्चों। 6th न्यूमेरिकल, relative order of stability of oxidation state given that following ionization energy। एक कोई x एटम है, गैसियस एटम है, उससे x प्लस 1 गैसियस प्लस 1 इलेक्ट्रॉन बना, x प्लस 1 गैसियस से x प्लस 2 गैसियस एक इलेक्ट्रॉन और गया, x प्लस 2 गैसियस से x प्लस 3 गैसियस बना, एक इलेक्ट्रॉन और गया, x प्लस 3 गैसियस से x प्लस 4 गैसियस बना, एक इलेक्ट्रॉन गया। क्या दे रखा है, आयनाइजेशन एनर्जी 1, आयनाइजेशन एनर्जी 2, आयनाइजेशन एनर्जी 3 और आयनाइजेशन एनर्जी 4। इनकी वैल्यू दे रखी है आपको 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 14 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 20 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एंड 80 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो ये हो गया आपका 9 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का डिफरेंस, ये हो गया 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का डिफरेंस, ये 80 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का डिफरेंस। व्हाट इज द मोस्ट स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ एलिमेंट? मोस्ट स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ एलिमेंट आपको बताना है, बहुत ही सिंपल है। तो देखो 9 इलेक्ट्रॉन वोल्ट मतलब 15 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से कम है, तो क्या हो जाएगा, हायर ऑक्सीडेशन स्टेट ज्यादा स्टेबल रहेगी। तो +1 से +2 में +2 ज्यादा स्टेबल है। Ie2 माइनस Ie1 की वैल्यू 9 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, Ie2 माइनस Ie1, Ie3 माइनस Ie2, Ie4 माइनस Ie3। तो +1 +2 में +2 ज्यादा स्टेबल है, +2 और +3 में फिर कम हो गया, 15 इलेक्ट्रॉन वोल्ट अप्रोक्सीमेटली उससे कम या 1500 किलो जूल से कम, तो इसमें +3 ज्यादा स्टेबल हो गया। तो +1 से +2 और +3 इधर से इधर स्टेबिलिटी जाएगा, उधर ऑक्सीडेशन स्टेट कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन +3 से +4 80 है, ये तो बहुत ज्यादा हो गया। तो चौथा इलेक्ट्रॉन निकलना महाभारत है, चौथा इलेक्ट्रॉन निकलना महाभारत है। दैट मीन्स +3 ही मोस्ट स्टेबल रहेगी, +3 ही मोस्ट स्टेबल रहेगी। तो मोस्ट स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट का आंसर है आपका +3। मोस्ट स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट का आंसर है आपका +3। डन।
तो 15 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के लगभग s और p ब्लॉक के एलिमेंट की रहती है आपकी, तो हायर ऑक्सीडेशन स्टेट ज्यादा स्टेबल रहती है। अगर 15 इलेक्ट्रॉन से बहुत ज्यादा, जैसे 80 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 100 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 20 इलेक्ट्रॉन बहुत ज्यादा हो जाए 200 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तो लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट ज्यादा स्टेबल रहती है, आप लोग जानते हैं। दोस्तों अब मैं नेक्स्ट क्वेश्चन करूं, यहां पे मैं Fe कर देता हूं। क्वेश्चन नंबर 7, न्यूमेरिकल नंबर 7, Fe से Fe+1 हुआ, Fe+1 से Fe+2 हुआ, Fe+2 से आपका Fe+3 हुआ, और Fe+3 से आपका Fe+4 हुआ। आपको आयनाइजेशन एनर्जी दे रखी है, ये 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट दे रखी है, ये 19 इलेक्ट्रॉन वोल्ट दे रखी है आपको, ये 34 इलेक्ट्रॉन वोल्ट दे रखी है आपको, एंड ये 84 इलेक्ट्रॉन वोल्ट दे रखी है आपको। ठीक है, तो व्हाट आई मीन टू से 84 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अच्छा, पहले वाले क्वेश्चन में इधर 100 इलेक्ट्रॉन वोल्ट थी। इन फर्स्ट क्वेश्चन IE4 वाज 100 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, इसमें 84 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। डेटा वाज टेकन मिस्टेकनली। सो अब ये कितनी हो जाएगी, ये इस बार हो जाएगी 9 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 10 19, ये कितना हो जाएगा आपका 15 इलेक्ट्रॉन वोल्ट हो गया ये, और ये कितना हो गया आपका 34 और 84, ये 50 इलेक्ट्रॉन वोल्ट हो गया। तो आपको बताना है कि कौन कौन सी ऑक्सीडेशन स्टेट ज्यादा स्टेबल है। देखो यहां से यहां I2 माइनस IU1 9 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, तो +1 +2 में +2 ज्यादा स्टेबल है। I2 I3 में 15 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, 15 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के नियर अबाउट रहती है, तो दोनों ही स्टेबल होती है। 15 से कम रहती है तो 8 7 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट अगर डिफरेंस रहता है तो हायर ऑक्सीडेशन स्टेट ज्यादा स्टेबल होती है, और 15 से काफी ज्यादा हो जाए 20 30 25 50, ज्यादा ही होनी चाहिए 20 30 से भी, तो आपका हायर ऑक्सीडेशन स्टेट ज्यादा कम स्टेबल होती है। तो यहाँ पर +2 +3 दोनों ही, +2 और +3 दोनों ही, I2 I3 I2 के क्रॉसपोंडिंग +2, I3 क्रॉसपोंडिंग +3 दोनों ही स्टेबल है। यहाँ पे अगर मैं बात करूं तो 50 हो गया, तो यहाँ पे +3 और +4 में +3 ज्यादा स्टेबल है, +4 नहीं रहेगी। तो फाइनली कौन कौन सी ऑक्सीडेशन स्टेट स्टेबल है, +2 एंड +3, ये तो आप छोड़ दोगे, और ये +2 +3 कुल मिलाकर आगे बढ़ के दोनों ऑक्सीडेशन स्टेट इसकी स्टेबल रहेंगी। +1 वाले के बहुत कम चांसेस हैं, क्योंकि आगे हायर ऑक्सीडेशन स्टेट में जनरली एलिमेंट जाता है। तो +2 +3 दोनों में ही 15 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, तो दोनों ही आसपास हैं, दोनों ही 1500 किलो जूल के आसपास है, तो हम बोलेंगे दोनों के दोनों स्टेबल है। नेक्स्ट न्यूमेरिकल, न्यूमेरिकल नंबर 8 दे रखा है कि 3 डी ब्लॉक एलिमेंट है, डी ब्लॉक एलिमेंट 3 दे रखे हैं क्वेश्चन में। एक को ए बोला है, दूसरे को बी बोला है, तीसरे को सी बोला है। दोनों एलिमेंट की 2 आयनाइजेशन एनर्जी दे रखी है। ये है 8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एंड 15 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो यहां पे आप I2 माइनस IE1 की वैल्यू लिख सकते हो, कितना हो गया 15 माइनस 8 इज 7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये दे रखा है आपको 8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एंड 25 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 25 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तो डिफरेंस हो गया आपका 17 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है,
और थर्ड का हो गया आपका 8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एंड 80 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तो डिफरेंस हो गया 72 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, डिफरेंस हो गया 72 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो आपको बताना है कि व्हाट आर देयर स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट्स। एबीसी गिवन, कमेंट ऑन देयर ऑक्सीडेशन स्टेट्स, कमेंट ऑन देयर ऑक्सीडेशन स्टेट्स। रिलेटिवली कौन स्टेबल होगी, कौन कम स्टेबल होगी, कौन ज्यादा स्टेबल होगी, वो आपको बताना है। देखो डिफरेंस 7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, तो सेकंड वाला इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा, फर्स्ट से सेकंड में बहुत ज्यादा डिफरेंस है नहीं, तो क्या हो जाएगा इसमें +2 इज मोर स्टेबल देन +1। यहाँ पे 8 और 25 में 15 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के आसपास है, 10-17 ना, काफी ज्यादा हो जाए 30, 40, 50, 100 इलेक्ट्रॉन वोल्ट हो जाए तो आप उस तरह सोचेंगे। तो इसमें +1 और +2, I1 का +1 ऑक्सीडेशन स्टेट, I2 का +2, तो +1 एंड +2 नियरली स्टेबल है। यहां पे 72 हो गया 15 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से, तो ये तो डी ब्लॉक है ना, अरे डी ब्लॉक है तो टेंशन ही नहीं है। डी ब्लॉक है तो 11 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से कम तो हायर ऑक्सीडेशन स्टेट, 7-11 से तो हायर ऑक्सीडेशन स्टेट, +1 और +2 में +2 ज्यादा स्टेबल है। डी ब्लॉक है तो डायरेक्टली हमें डेटा याद ही है, 11 से 20 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के बीच में हो तो दोनों ऑक्सीडेशन स्टेट स्टेबल होंगी। 11 और 20 के बीच में 17 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है तो दोनों ऑक्सीडेशन स्टेट स्टेबल होंगी, +1 +2। और 20 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से ज्यादा है तो लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट यानी कि +1 ज्यादा स्टेबल रहेगी। तो ये मेनली ज्यादा किस में रहना पसंद करेगा, A+2 में रहना करेगा, और B+1 और +2 दोनों में रहना पसंद करेगा, और C+1 में रहना पसंद करेगा एज पर डेटा गिवन। तो दिस इज अबाउट देयर ऑक्सीडेशन स्टेट्स। जो इनकी फिजिबल ऑक्सीडेशन स्टेट्स हैं वो आयनाइजेशन एनर्जी से हम लोग बता सकते हैं, बड़े प्यार से आयनाइजेशन एनर्जी से हम लोग बता सकते हैं कौन कौन सी ऑक्सीडेशन स्टेट ज्यादा फेवरेबल है, वो आयनाइजेशन एनर्जी से हम इन्फर कर सकते हैं। एक पी ब्लॉक एलिमेंट है, एक पी ब्लॉक एलिमेंट है, पी ब्लॉक एलिमेंट, उनकी सक्सेसिव आयनाइजेशन एनर्जी दे रखी है IE1, IE2, IE3 एंड IE4। क्या क्या वैल्यू दे रखी है, 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम, इलेक्ट्रॉन वोल्ट मतलब पर एटम मान लो हरदम। सेकेंड आयनाइजेशन एनर्जी पी ब्लॉक एलिमेंट की दे रखी है 15 इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम, फिर दे रखी है आपको 30 इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम, फिर दे रखी है 100 इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम। तो यहां से यहां जा रहे हैं तो आपका डिफरेंस कितना आ गया, 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का। यहां से यहां जा रहे हैं तो आपका डिफरेंस कितना आ गया, 15 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का। और यहां से यहां जा रहे हैं तो आपका डिफरेंस 70 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का। सक्सेसिव आयनाइजेशन एनर्जी ऐसी है, कमेंट ऑन पोजीशन ऑफ एक्स इन पीरियोडिक टेबल, नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स एंड देयर ग्रुप नंबर। तो इस एलिमेंट की पोजीशन, ग्रुप नंबर बताओ, पोजीशन मतलब ग्रुप नंबर बताओ, और इसमें कितने वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन होंगे पी ब्लॉक में वो बताना है। ग्रुप नंबर 13 तो 3 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होंगे बोरॉन फैमिली में। ग्रुप नंबर 14 तो NH2 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होंगे। ग्रुप नंबर 15 तो 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होंगे। ग्रुप नंबर 18 तो 8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होंगे, आप लोग जानते हैं। तो ग्रुप नंबर क्या होता है, 10 प्लस नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन। तो जो भी वैलेंस इलेक्ट्रॉन है प्लस 10 करोगे तो ग्रुप नंबर आता है। तो फर्स्ट और सेकंड ये पी ब्लॉक का एलिमेंट है, तो हम क्या बोलेंगे भाई, पी ब्लॉक का एलिमेंट है तो फर्स्ट से सेकंड और सेकंड से थर्ड, थर्ड से फर्स्ट से सेकंड बढ़ा, सेकंड से थर्ड बढ़ा, और थर्ड से फोर्थ बहुत ज्यादा बढ़ गया।
तो फर्स्ट से सेकंड, तो यानी कि +2 ज्यादा फेवरेबल है 10 इलेक्ट्रॉन। इससे ये +2 और +3 में +3 और +2 बहुत ज्यादा 15 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। 15 इलेक्ट्रॉन वोल्ट या उससे कम हो तो हायर ऑक्सीडेशन स्टेट लेकर चलो एसओपी ब्लॉक के एलिमेंट के लिए, यस और नो। पर +2 और +3 में +3 ज्यादा फेवरेबल है, +2 कम फेवरेबल है, बट नियरली अबाउट बहुत ज्यादा डिफरेंस भी नहीं है। लेकिन थर्ड से फोर्थ बहुत ज्यादा है, तो ये पॉइंट पकड़ने का है। तो इसमें +3 ही ज्यादा स्टेबल है, तो ओवरऑल क्या बोलेंगे +3, यानी कि ग्रुप नंबर 13 से बिलोंग करता है, ग्रुप नंबर 13 से बिलोंग करता है। और वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन 3 होंगे क्योंकि NH2 NP1 रहेगा इसका आउटर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। आप इससे मत देखो, वैसे देखो, थोड़ा लॉजिक और भी लगाना पड़ेगा। फर्स्ट से सेकंड बढ़ा, सेकंड से थर्ड बढ़ा, पर कोई खास नहीं बढ़ा, लेकिन थर्ड से फोर्थ बहुत जबरदस्त बढ़ा। बताओ, फर्स्ट सेकंड थर्ड तो बढ़े, लेकिन थर्ड से फोर्थ बहुत बढ़ा, तो यानी कि थर्ड के बाद स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन आ गया होगा, यानी कि ग्रुप नंबर 13 में ऐसा होता है। तो आपको सब तरह के थोड़े थोड़े आइडिया लगाने पड़ेंगे डिफरेंस। और एस और पी ब्लॉक के लिए 15 इलेक्ट्रॉन वोल्ट कोई एग्जैक्टली, वो मैंने अप्रोक्सीमेट वैल्यू बताई थी, कोई फिक्स वैल्यू बुक्स में नहीं लिखी रहती है ना, इसलिए मैंने बोला 15 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से काफी ज्यादा हो तो लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट मानना, 30, 50, 80, 90, 200 इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम इतने का डिफरेंस हो तो फिर लोअर को मानना। मैंने एग्जैक्टली 15 ही नहीं बोला, यस और नो। क्यों? क्योंकि दैट इज जस्ट अप्रोक्सीमेट आइडिया, उसके लिए एग्जैक्ट डेटा अवेलेबल नहीं होता है। लेकिन डी ब्लॉक के लिए एग्जैक्ट बोला है, 11 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से कम हायर ऑक्सीडेशन स्टेट स्टेबल, 20 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से ज्यादा लोअर ऑक्सीडेशन स्टेबल, और 11 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से 20 इलेक्ट्रॉन वोल्ट दोनों ऑक्सीडेशन स्टेट नियरली स्टेबल फॉर डी ब्लॉक एलिमेंट्स। लेकिन उसमें भी क्या मैंने बोला, 20 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की जगह कुछ कुछ ऑथर 16 इलेक्ट्रॉन वोल्ट लेते हैं, दैट इज द पॉइंट ऑफ एम्बिग्यूटी। बट आप 20 लेकर चले क्वेश्चन करने के लिए। तो ये पी ब्लॉक एलिमेंट हो गया आपका, इजीली यू कैन डू दिस क्वेश्चन। ग्रुप नंबर 13 से बिलोंग करता है। अगर मैं क्वेश्चन नंबर 10 बोलूं आपको, तो 10 ये है कि फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी एक पी ब्लॉक का एलिमेंट है और फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी आपको 20 इलेक्ट्रॉन वोल्ट दे रखी है, सेकेंड आयनाइजेशन एनर्जी 22 इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम दे रखी है, थर्ड आयनाइजेशन एनर्जी 24 इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम दे रखी है, फोर्थ आयनाइजेशन एनर्जी 100 इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम दे रखी है। आपको क्या क्या इंफॉर्मेशन बतानी है? व्हाट इज द फर्स्ट नंबर ऑफ वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन, वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन कितने होंगे इस पी ब्लॉक के एलिमेंट में, फाइंड द ग्रुप, सेकंड ग्रुप नंबर बताओ, ग्रुप नंबर बताओ, and third information is most stable oxidation state from the data given, ये बताना है आपको, राइट। तो पी ब्लॉक का एलिमेंट है, जितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन होंगे उसमें से 10 ऐड कर देंगे तो ग्रुप नंबर आ जाएगा उसमें। तो यहां से यहां कितने का गैप हुआ, 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तो +1 +2 में +2 प्रीफरेबली है। यहां पे फिर 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तो यहां पर +3 ज्यादा है। और यहां से यहां अगर हम बात करें तो ये तो आ गया 76 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, हाई तौबा, ये तो 15 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से 15 के अराउंड इलेक्ट्रॉन वोल्ट नहीं है, डायरेक्टली 75 76 है, ये तो काफी बड़ा हो गया। तो यहां पे हम बोलेंगे कि +3 +4 में, +4 नहीं +3 ही ज्यादा स्टेबल है, तो हम ओवरऑल बोलेंगे कि +3 ज्यादा स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट है। और पी ब्लॉक हो गया तो +3 की हम लोग बात करेंगे, +3 ज्यादा, तो +3 ज्यादा स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट मतलब 3 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होंगे, बोरॉन एल्यूमिनियम, जैसे एल्यूमिनियम हो सकता है। ग्रुप नंबर कितना हो गया, 13 हो गया, नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन +10 है ना, 3 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है +10। और NH2 NP1
आउटर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा वैलेंस शेल का जो बॉन्डिंग में टेक पार्ट करेगा। मोस्ट स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट इज +3। तो क्वेश्चन इज डन। नेक्स्ट मैं आपको बोलूं क्वेश्चन नंबर 11। तो एक पी ब्लॉक का एलिमेंट है, उसकी आयनाइजेशन एनर्जी आपको दे रखी है 64, 66, 60, 67, 72 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एंड आयनाइजेशन एनर्जी 5 भी दे रखी है उसकी, वो दे रखा है 642 इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम। तो यहां से यहाँ डिफरेंस तो 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आ गया, यहां से यहाँ डिफरेंस 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आ गया। यहां से यहाँ अगर हम डिफरेंस देखें तो 72, 67, तो 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का डिफरेंस आ गया। और यहां से यहां देखें तो गजब बहुत ही ज्यादा है, क्वाइट हाई। 642 माइनस 72 क्वाइट हाई। अब ग्रुप और वैलेंस इलेक्ट्रॉन पूछे, नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन एंड ग्रुप, दैट इज आस्क, यही सारे क्वेश्चन है आपके। तो देखो बच्चों, पी ब्लॉक का एलिमेंट है, तो देखो 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट डिफरेंस है, एक 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तो हायर ऑक्सीडेशन स्टेट स्टेबल होगी, है ना, अराउंड 15, 17 ये सब रहे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, इससे कम तो दिस। तो I1, I2, I3 +1, +2, +3, +4 तक, +4 ज्यादा स्टेबल है। लेकिन +4, +5 में तो बहुत ज्यादा डिफरेंस है, 20 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से तो कहीं ज्यादा है। तो यानी कि व्हाट आई मीन टू से +4 इसका फाइनली जाकर मोस्ट स्टेबल रहेगा। या फिर ऐसे देखो, फर्स्ट से सेकंड बढ़ा, सेकंड से थर्ड बढ़ा, थर्ड से फोर्थ बढ़ा, लेकिन फोर्थ से फिफ्थ बहुत खतरनाक बढ़ा। तो यानी कि 4 के बाद नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन आ जाएगा उसका। तो व्हाट आई मीन टू से ये कार्बन फैमिली से है, NH2 NP2 टाइप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगी, तभी 4 इलेक्ट्रॉन तो निकल जाएंगे, लेकिन 5वां बड़ा खतरनाक है निकालना। तो दोस्तों व्हाट आई मीन टू से नंबर ऑफ वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पक्का 4 होंगे, ग्रुप नंबर 4 इलेक्ट्रॉन, तो 10 ऐड कर देंगे वैलेंस इलेक्ट्रॉन में, तो ग्रुप नंबर 14 हो जाएगा। एंड कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट इज +4, yes or no, एज पर डेटा गिवन 4 इलेक्ट्रॉन निकल जाएंगे इजीली, खुशी खुशी। तो ये हो जाएगा स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट इज +4। इस तरह डेटा से आप लोग को सोचना पड़ेगा कि कौन सी ज्यादा स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट है एंड कौन सी कम स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट है। दिस वे यू कैन थिंक। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12, ये इनर्ट पेयर इफेक्ट का क्वेश्चन है। करेक्ट स्टेबिलिटी order of cations is /R, first, second, third, fourth, fifth, sixth, seventh, एट्थ, बहुत सारे ऑर्डर आपको दे रखे हैं। तो फर्स्ट है Pb+2 एंड Pb+4, ये दे रखा है। सेकंड है आपका Sn+4 एंड Pb+4। थर्ड दे रखा है Sn+2 एंड Pb+2। फोर्थ दे रखा है
Sn+2 and Sn+4। फिर दे रखा है गैलियम इंडियम थैलियम +1 N+1। स्टेबिलिटी ऑर्डर ये दे रखा है। नेक्स्ट दे रखा है गैलियम इंडियम थैलियम +3 वाला, और स्टेबिलिटी ऑर्डर कुछ ऐसा दे रखा है, आपको बताना है सही है या गलत है। और ये जर्मेनियम टिन लेड स्टेबिलिटी ऑर्डर ऐसा दे रखा है। आर्सेनिक एंटीमनी बिस्मथ, आर्सेनिक एंटीमनी बिस्मथ, और स्टेबिलिटी ऑर्डर ऐसा दे रखा है। तो आपको बताना है कौन कौन से करेक्ट स्टेबिलिटी ऑर्डर हैं, दैट यू नीड टू टेल। करेक्ट स्टेबिलिटी ऑर्डर ऑफ कैटायंस इज आर। देखो थैलियम, लेड एंड बिस्मथ +3 +5 +2 +4 +1 +3, कौन सा ज्यादा स्टेबल होता है इन तीनों के लिए? लोअर, क्योंकि 6 पीरियड एलिमेंट के लिए लेंथेनाइट कॉन्ट्रैक्शन की वजह से इनर्ट पेयर इफेक्ट सिग्निफिकेंट दिखाई देता है, कंसिडरेबल, वही लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट रहेगी। तो लेड +2 +4 में ये तो गलत हो गया। अब डाउन द ग्रुप कार्बन फैमिली में कार्बन सिलिकॉन जर्मेनियम टिन लेड में +4 and +2, इसकी स्टेबिलिटी ऊपर की तरफ बढ़ेगी, इसकी स्टेबिलिटी नीचे की तरफ बढ़ेगी। यस और नो, ये आप जानते हो। इसी तरह नाइट्रोजन फॉस्फोरस आर्सेनिक एंटीमनी बिस्मथ, इसमें +3 और +5, इसकी स्टेबिलिटी इधर और इसकी स्टेबिलिटी इधर। ऑक्सीजन सल्फर, ये तो बोरोन बच गया। बोरोन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम, थैलियम, ये ग्रुप नंबर 13 है, ये ग्रुप नंबर 15 है, ये ग्रुप नंबर 14 है। 3 के लिए हम इनर्ट पेयर इफेक्ट यूज करते हैं। तो ये हो जाएगा +1 and +3, +1 की स्टेबिलिटी नीचे और +3 की स्टेबिलिटी ऊपर की तरफ बढ़ती है। ये हम जानते हैं इनर्ट पेयर इफेक्ट से। तो बताओ Sn+4 एंड Pb+4, +4 की स्टेबिलिटी डाउन द ग्रुप कम होती है, +4 की स्टेबिलिटी ऊपर की तरफ। तो Sn+4 ज्यादा स्टेबल होगा, Pb+4 से +4 की स्टेबिलिटी ऊपर की तरफ बढ़ती है। तो ये भी गलत हो गया। Sn+2 एंड Pb+2, +2 की स्टेबिलिटी जर्मेनियम टिन लेड में नीचे की तरफ बढ़ेगी, तो ये तो सही है। Sn+4 और +2 6 पीरियड के एलिमेंट को छोड़कर बाकी सब में हायर ऑक्सीडेशन स्टेट ज्यादा स्टेबल होती है, बिल्कुल सही बात है। इनको छोड़कर इनमें लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट ज्यादा स्टेबल है 6 पीरियड वालों में। गैलियम इंडियम थैलियम डाउन द ग्रुप लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट +1 ज्यादा स्टेबल होती है। गैलियम इंडियम थैलियम +3 ऊपर की तरफ ज्यादा स्टेबल है, तो गैलियम की सब ज्यादा, थैलियम की सबसे कम, ये भी करेक्ट है। जर्मेनियम टिन लेड लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट है +2, तो डाउन द ग्रुप जर्मेनियम टिन लेड बढ़ेगी स्टेबिलिटी, बिल्कुल सही है। आर्सेनिक एंटीमनी बिस्मथ +3 की स्टेबिलिटी नीचे की तरफ बढ़ती है, बिल्कुल सही है। हेंस 8 में से 6 करेक्ट है। These relations are correct। ये इनर्ट पेयर इफेक्ट का डायरेक्ट क्वेश्चन है, इनर्ट पेयर इफेक्ट के ऊपर बेस्ड क्वेश्चन है, ध्यान रखें। 3 जरूर ध्यान रखें, कौन सा? 6 पीरियड वाले ये 3, ये बहुत बहुत बार इनर्ट पेयर के ऊपर पूछे जाते हैं। 6 पीरियड वालों का लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट स्टेबल होता है। रीजन इज इनर्ट पेयर इफेक्ट, रीजन इज इनर्ट पेयर इफेक्ट, रीजन इज इनर्ट पेयर इफेक्ट। तो इनर्ट पेयर इफेक्ट का जस्ट इस क्वेश्चन के जरिए हमारा रिवीजन हो गया।
which of following are good oxidizing agent? Pb plus 4, Bi plus 5, Tl plus 3, Sn plus 4. Which of following are good oxidizing agent? तो देखो, हम लोग जानते हैं इन तीनों में ये हायर ऑक्सीडेशन स्टेट दे रखी है। +3 ये तुरंत 2 इलेक्ट्रॉन गेन करके थैलियम +1 में रेड्यूस होना चाहता है, वांट टू रेड्यूस। इसी तरह Pb+4 तुरंत 2 इलेक्ट्रॉन लेके Pb+2 में, बिकॉज +2 इज मोर स्टेबल। इसके लिए +2 और +4 में +2 ज्यादा स्टेबल होती है नेट पेयर इफेक्ट से, +5 और +3 में +5 ज्यादा स्टेबल होती, सॉरी +3 ज्यादा स्टेबल होती है नेट पेयर से, +1 और +3 में +1 ज्यादा स्टेबल होती है +3 से इनर्ट पेयर इफेक्ट। तो Bi+5 तुरंत Bi+3 में कन्वर्ट होगा। तो ये तीनों क्या चाहते हैं? रेड्यूस होना, क्योंकि दिस इज मोर स्टेबल, मोर स्टेबल, मोर स्टेबल। ये लेस स्टेबल, ये मोर स्टेबल, लेस स्टेबल, मोर स्टेबल, लेस स्टेबल, लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट, इनर्ट पेयर इफेक्ट। तो तुरंत ये रिएक्शन होना चाहेगी, रेड्यूस होना चाहेंगे। दे वांट टू रेड्यूस, तो दे आर, they want to reduce, so they are strong oxidizing agents, as they want to reduce themselves। जो खुद को रेड्यूस करना चाहे वो दूसरे के लिए अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। तो दीज आर गुड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स। What about this? हम लोग जानते हैं कि Sn का +2 और +4 में विच इज मोर स्टेबल? +4। तो Sn+2 तुरंत किस में कन्वर्ट होना पसंद करेगा? Sn+4 में +2 इलेक्ट्रॉन, मोर स्टेबल। इनर्ट पेयर इफेक्ट वाले ऑर्डर में हमने देखा था ये सब। तो ये लेस स्टेबल, मोर इसमें जाएगा तो ऑक्सीडाइज होगा, ऑक्सीडाइज हो जाएगा तो गुड रेड्यूसिंग एजेंट। Sn+2 इज गुड रेड्यूसिंग एजेंट। उल्टा नहीं आना चाहेगा +4, इसकी जगह अगर हम ये ले लें तो ज्यादा अच्छा है। तो दिस इज नॉट, इट वांट टू ऑक्सीडाइज, दिस इज नॉट गुड रेड्यूसिंग एजेंट, दिस इज गुड इट इज नॉट गुड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, रादर इट इज गुड रेड्यूसिंग एजेंट। Sn+2 ले ले तो, है ना? तो अच्छा कंपैरिजन हो जाएगा। दैट्स व्हाई आई हैव टेकन दिस। दिस इज क्वेश्चन नंबर 13 आई थिंक। What is order of ionization energy? ये हो गया टाइटेनियम, जर्कोनियम, हैफनियम, कॉपर, Ag, Au, जिंक, कैडमियम, Hg। मैंने बोला था ये बहुत ही कॉमन एग्जाम्पल हैं आपके। तो ये 3D सीरीज के हैं, ये 4D सीरीज के हैं, ये 5D सीरीज के हैं। 4D से 5D तो आयनाइजेशन एनर्जी पक्का सभी के सभी ग्रुप में बढ़ती है, ग्रुप नंबर 4 टू ग्रुप नंबर 12 डी ब्लॉक में, लेकिन इसमें घटती है
कॉपर जिंक ग्रुप में घटती है 3D से 4D ट्रांजिशन सीरीज, और मैग्नीज और आयरन के ग्रुप में भी घटती है। तो ये क्या रहेगा, ऐसे रहेगा। लेकिन टाइटेनियम, स्कैंडियम, इन सब में तो नीचे की तरफ बढ़ती है। ये हम जानते हैं, आज हमने किया था, जो एक्सेप्शन थे, स्पेशल केस थे, उन्हीं के ऊपर ये क्वेश्चन है। मैंने बोला था इन तीनों के ऊपर कॉमनली क्वेश्चन पूछा जाता है। एंड दैट वी नो 3D से 4D पक्का आयनाइजेशन एनर्जी बढ़ती है, ये हम जानते हैं। डी ब्लॉक में ग्रुप नंबर 4 टू ग्रुप नंबर 12, ये आपका क्वेश्चन नंबर 14 हो गया। तो वी हैव डन मैनी क्वेश्चंस ऑन दिस। थोड़ा हम अब नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट कर लेते हैं। नेक्स्ट टॉपिक वी विल स्टार्ट इन नेक्स्ट वीडियो। Guys and girls, let us stop here. Thank you very much. We have tried lot of questions. अब आप इसके न्यूमेरिकल चुटकियों में कर दोगे, आपके लिए बहुत आसान होंगे। दुनिया की कोई भी बुक करोगे, आपको न्यूमेरिकल बहुत आसान लगेंगे। All possible types of numericals, maximum possible types of numericals we have discussed in our lecture. So have fun, enjoy the content of the chapter periodic property, and have the rocking show whenever examination is there. Chak de fatte, nab de gilli. Thank you very much once again. Jai Hind, Jai Bharat.